देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल पेपर में आते हैं, बस पहचानना आपको होता है। बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 7 फीडबैक एंड ऑस्किलेटर सर्किट्स के वो सारे के सारे मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज देख लेते हैं जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 25 एमसीक्यू और यूनिट 7 फिनिश। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, जब निर्गत सिग्नल के कुछ भाग का निवेशी परिपथ में समान कला में पुनर्निवेश को इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक होता है, तो उसे कहते हैं। तो ध्यान देना, 0 डिग्री कलांतर किसमें होता है, ये सब आपने थ्योरी में पढ़ रखा है। 0 डिग्री कलांतर पॉजिटिव फीडबैक में होता है या नेगेटिव फीडबैक में होता है, जल्दी बताओ फास्टली। पॉजिटिव फीडबैक में जब भी कलांतर मिलेगा आपको 0 डिग्री मिलेगा, और नेगेटिव फीडबैक में जो कलांतर मिलेगा आपको 180 डिग्री मिलेगा। ये बात 100 रुपये की है, इस बात को इस लाइन को अपने दिमाग में डाल लो। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ये वाला। सिर्फ पहचानना क्या है, मैं समान कला। अगर समान कला है तो समझ लेना वो आपको कला खिलाएगा, ठीक है, समान कला खिलाएगा वही सबको। ये है मेरे पास पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव फीडबैक। ओके, बाकी हमें कहीं नहीं जाना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है भाई। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि धनात्मक पुनर्निवेश यानी कि पॉजिटिव फीडबैक में निवेशी सिग्नल तथा, ठीक है, तथा पुनर्फीडबैक सिग्नल में कलांतर होता है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक दिखाई दे तो कलांतर कैसा रहेगा हमारा, हमेशा 0 डिग्री रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पे समान कला बोल रखा है तो यहाँ भी तो 0 डिग्री होगा, बस क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग है, आंसर दोनों का सेम है। क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका क्या थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। चलिए, ऋणात्मक फीडबैक एम्पलीफायर में निवेशी वोल्टेज तथा, ठीक है, फीडबैक वोल्टेज में कलांतर होता है। जल्दी बताओ बेटे, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में निवेशी वोल्टेज तथा पुनर्निवेशी वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज में कलांतर होता। जल्दी बताओ, फीडबैक वोल्टेज में कलांतर कितना होता। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको कहीं भी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर और नेगेटिव फीडबैक दिखाई दे तो कलांतर हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है। 180 + 180 360 डिग्री बैठ जाता है टोटल, ठीक है। ओके, ये बैठ जाता है हमारा 180 डिग्री। तो ऋणात्मक पुनर्निवेश में प्रवर्धक में निवेशी वोल्टेज तथा पुनर्निवेशी वोल्टेज में कलांतर होता है हमेशा 180 डिग्री। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है, फीडबैक सर्किट में सामान्यता होता है, प्रतिरोधी नेटवर्क होता है, धारितीय नेटवर्क होता है, प्रेरकीय नेटवर्क होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी हमारे फीडबैक सर्किट होते हैं सब में रेसिस्टर लगा हुआ आता है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोधी नेटवर्क होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी मानो तो ये क्वेश्चन इस साल पक्का फंसेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इस क्वेश्चन पे टिक लगाना आप कि पुनर्निवेशी परिपथ में सामान्यता होता है प्रतिरोधी नेटवर्क, हमेशा प्रतिरोधी नेटवर्क यूज होता है। ना ये भाई सब यूज होते हैं, ना ये भाई सब यूज होते हैं बस प्रतिरोधी नेटवर्क। चलिए मैं आगे देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5वां। उच्च लाभ प्रवर्धकों में अधिकतर उपयोग होता है। उच्च लाभ प्रवर्धक, ध्यान देना बेटा, एम्पलीफायर में जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं सब में नेगेटिव फीडबैक यूज होता है, और जो ऑस्किलेटर होते हैं उसमें पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है। ये ध्यान देना, काय में एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक यूज होता है, और ऑस्किलेटर में यानी कि दोलित्र में हमेशा पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको उच्च धारा प्रवर्धकों में अधिकतर उपयोग होता है धनात्मक पुनर्निवेश, ऋणात्मक पुनर्निवेश, धनात्मक ऋणात्मक पुनर्निवेश, समान रूप से इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बोला कि हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक पुनर्निवेश यूज होता है, यानी कि नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर आप दे सकते हो। एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक ही दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, धनात्मक पुनर्निवेश में प्रयुक्त होता है दिष्ट, यानी कि धनात्मक पुनर्निवेश यानी कि पॉजिटिव फीडबैक प्रयुक्त होता है काय में, रेक्टिफायर में, ऑस्किलेटर में, डिटेक्टर में एंड पावर सप्लाई में। किस में यूज होता है, धनात्मक पुनर्निवेश प्रयुक्त होता है दिष्टकारी में, दोलित्र में, संसूचक में, पावर सप्लाई में। मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि अगर मुझे पॉजिटिव फीडबैक यूज करना है तो मैं ऑस्किलेटर की तरफ जाऊंगा, ना कि एम्पलीफायर की तरफ। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो मुझे ऑप्शन मिला वो ये मिला, बी नंबर ऑस्किलेटर में, ठीक है। अच्छा, संबंध AF बराबर A/1 के VA व्यक्त करता है, आपको क्या बताता। देखो, अगर मैंने लिखा है ना AF, यानी कि अगर मैंने लिखा है AF A/, ठीक है, 1 - ±
बी ए, ठीक है। ये मेनली फॉर्मूला ये वाला होता, पेपर में आए तो ध्यान देना ये फॉर्मूला राइट होता, ए बराबर ए अपॉन वन प्लस माइनस बी ए। इसका मतलब है अगर माइनस होगा तो पॉजिटिव फीडबैक होगा और अगर प्लस होगा तो वो नेगेटिव फीडबैक होगा, उल्टे होते हैं, ध्यान देना। अगर यहाँ पे माइनस आ गया पॉजिटिव फीडबैक, प्लस आ गया नेगेटिव फीडबैक। देखते हैं, तो मैंने बोला संबंध ए एफ इक्वल टू ए वन माइनस के बी ए बेक करता, तो मैंने बोला माइनस है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक को शो करता। देखते हैं, ऋणात्मक फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, शून्य फीडबैक एंड मिक्सचर फीडबैक। तो यहाँ पर क्या आता है, बी नंबर आता है पॉजिटिव फीडबैक, यानी कि धनात्मक पुनर्निवेश को ये शो करता। अगर यहीं पे वो क्या करता, प्लस कर देता, तो हम बोल देते कि ये नेगेटिव फीडबैक को शो करता है। कितनी इजी पॉइंट है, कितना अच्छा पॉइंट है समझने वालों के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एम्पलीफायर में ऋणात्मक पुनर्निवेश बढ़ाता। बेटा एक दो चीज़ें बढ़ाता है ये, एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक यूज़ क्यों होता है, देखो लाभ को घटाता है, लाभ को तो घटाता है ये नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो सिंपल सी बात है लाभ घटाएगा, लाभ घटाता है। लेकिन दो चीज़ें बढ़ाता है, एक बैंड चौड़ाई बढ़ाता है, ध्यान देना, बैंड चौड़ाई बढ़ाता है, और दूसरा पॉइंट स्टेबिलिटी बढ़ाता है। और अगर किसी भी ट्रांजिस्टर की या एम्पलीफायर की या ऑसिलेटर की स्टेबिलिटी हाई है तो वो अच्छी तरह से वर्क करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है, बैंड चौड़ाई बढ़ाता है, शोर कम करता है, विकृति विरूपण कम करता है, और लाभ भी कम करता है, ये ध्यान देना अब इस चीज़ में। तो एम्पलीफायर में ऋणात्मक पुनर्विन्यास बढ़ाता है, डी नंबर बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, बैंड चौड़ाई। तो ये हमेशा क्या करता है, बैंड चौड़ाई बढ़ाता है, ठीक है, याद करना ठीक से। लाभ बढ़ाता है यार, ये नेगेटिव फीडबैक लाभ घटाता, तभी तो बोला यार नेगेटिव। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। एम्पलीफायर में ऋणात्मक पुनर्विनिवेश क्या करता है, एम्पलीफायर में ऋणात्मक पुनर्निवेश मैंने बता दिया आपको, लाभ क्या होता है, घटाता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना है, ये नंबर, ये जो एम्पलीफायर में ऋणात्मक पुनर्निवेश होता है वो लाभ हमेशा क्या करता है, घटाता है, ये बात ध्यान देना तुम, ठीक है। ये पेपर में आएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है क्यों आएगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे ये सोचते हैं कि इसका राइट ऑप्शन लाभ बढ़ाना होगा, पर ये क्या करता है, लाभ घटाता है, इसी वजह से इसका ज़्यादातर यूज़ क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है। अच्छा, एम्पलीफायर्स में धनात्मक पुनर्निवेश लाभ बढ़ाता है, ठीक है, लाभ स्थायित्व घटाता है, ये भी ठीक है, बिगड़ते घटाता है, ये भी ठीक है। तो हमारा डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, डी नंबर पर टिक लगा दो। अच्छा, एक चीज़ और है, संबंध ए एफ बराबर ए अपॉन वन प्लस माइनस बी ए में पद ए कहलाता है, बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो पद ए है ना, ये एम्पलीफायर का गेन होता है जब आपने पुनर्निवेश सर्किट को नहीं जोड़ा है। देखो जरा ऑप्शन चुनो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, चुनो जरा सही करके देख लेते हैं कि ए एफ इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस माइनस बी ए। तो ए क्या है, पुनर्निवेशी अनुपात, पुनर्निवेशी गुणांक, पुनर्निवेश के साथ लाभ, पुनर्निवेश के बिना लाभ। तो हमारा कौन सा है, ये वाला। मैंने क्या बताया, ये एम्पलीफायर का गेन होता है जब आपने फीडबैक सर्किट को नहीं जोड़ा है, ठीक है, उस समय के लिए जो एम्पलीफायर का गेन होता है वो ए होता है। और बाकी जब पुनर्निवेश को आपने जोड़ दिया, यानी कि फीडबैक को आपने लगा दिया, तो जो गेन होता है वो ए एफ कहलाता है, ठीक है। ओके। अच्छा, संबंध ए एफ, ध्यान देना बेटे, क्वेश्चन हमारा ये वाला है, संबंध ए एफ ए अपॉन वन प्लस बी ए में पद बी ए कहलाता है। अगर चाह रहे हो तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हो, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस माइनस बी ए में पद बी ए कहलाता है। तो पद बी ए क्या कहलाता है, इस बी ए का नाम क्या होता है, पुनर्निवेशी अनुपात या पुनर्निवेशी गुणांक, लूप लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश बच्चों का एक ही ऑप्शन राइट होगा और वो होगा ये लूप लाभ, पर होता नहीं है। कौन सा होता है, ये फीडबैक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, वीएओ क्या बोलते हैं हम, फीडबैक कोफिशिएंट। तो बेटा जो ये बी ए हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फीडबैक कोफिशिएंट होता है। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो, देखो आ रहे हैं, लग रहा है ये क्वेश्चन, ये तो मैं खुद से अंदाजा लगाना कि सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन हमारा नंबर 13 है कि किसी एम्पलीफायर में, ठीक है, शर्त बी बराबर बी ए बराबर 1 है, और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो चीज़ को, ये वाली जो शर्त है ना, बी ए बराबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, ये ध्यान देना, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्गहाउज़न क्राइटेरियन, ठीक है। तो अगर मैंने बोला है किसी एम्पलीफायर में शर्त बी ए बराबर 1 हो गई है तो वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, दोलन प्रदान करती है, कोई पुनर्निवेश नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अगर बी ए का मान 1 हो गया तो वो हमेशा क्या करेगी, आपको दोलन प्रदान करेगी, ठीक है, क्या करेगी, दोलन प्रदान करेगी, याद कर लो ठीक से। ओके सर। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है,
उत्सर्जक अनुगामी में एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं यार, ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस पेपर में, ये क्वेश्चन आया हुआ 2025 में, इसलिए मैंने लिखा क्वेश्चन को। यार क्या क्वेश्चन पूछा तुम दिमाग लगाओ कि उत्सर्जक अनुगामी एक उदाहरण है, उत्सर्जक अनुगामी एक उदाहरण है, पर किस चीज का है वो आपको बताना है। वोल्टेज श्रेणी पुनर्निवेश का, वोल्टेज शंट पुनर्निवेश का, या धारा श्रेणी पुनर्निवेश का, या धारा शंट पुनर्निवेश का। तो क्या होता है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, धारा श्रेणी पुनर्निवेश का होता है। लो साहब क्वेश्चन कहां से पूछा, क्या पढ़ा और कहां से पूछा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है भाई, आता पेपर में। श्रव्य आवर्ती दोलित्र की परास होती है, जल्दी बताओ। यानी कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर की परास कितनी होती है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर की रेंज कितनी होती है, जल्दी बताओ मुझे फास्टली। 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज। तो बेटा डी नंबर होती है 20 किलो हर्ट्ज से 20, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक क्या होती है, श्रव्य आवर्ती दोलित्र की क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, वे परिपथ जिन्हें अपने जयावक्रिय अथवा अजयावक्रिय सिग्नलों को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है। अच्छा, ऐसे परिपथ होते हैं जिनका यूज़, ठीक है, जिनका यूज़, ठीक है, साइन वेव जयावक्रिय और अजयावक्रिय दोलन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर कहते हैं। अबे जनरेटर तो करंट बाहर निकालता। ऑस्किलेटर, मिक्सर, मॉडुलर, तो भैया बी नंबर कहलाता है हमारा ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर ही ऐसी चीज़ है जो कि फ्रिक्वेंसी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की तरंगे क्या करता है, बाहर निकाल सकता है। ठीक है, ऑस्किलेटर, क्या नाम है इसका, ऑस्किलेटर। ठीक है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक दोलित्र में प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताओ। ये बहुत मोस्ट है, जो बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट है, उसको आप याद कर लो, वो पक्का फंसेगा पेपर में, इन्हें कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। ठीक है, ये 100% पेपर में आते हैं। जल्दी बताओ, एक दोलित्र में प्रयोग किया जाता है, एक दोलित्र में प्रयोग किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, धनात्मक पुनर्निवेश, ऋणात्मक पुनर्निवेश, कोई पुनर्निवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा एक दोलित्र में धनात्मक पुनर्निवेश यूज होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ऋणात्मक फीडबैक जो होता है वो ऋणात्मक फीडबैक एम्पलीफायर में यूज होता है, और पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो हमेशा ऑस्किलेटर में यूज होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया है कि एक ऑस्किलेटर में प्रयोग किया जाता है, तो डायरेक्ट बोलोगे आप पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, यानी कि धनात्मक पुनर्निवेश। यहाँ तक जल्दी स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आरसी कला विस्थापित दोलित्र की निर्गत आवृत्ति दी जाती है। अच्छा, आरसी कला विस्थापित दोलित्र की निर्गत आवृत्ति दी जाती है, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है यार। F = 1/√2 पाई RC, बी नंबर F = 1/2 पाई √6 RC एंड F = √6 2 पाई RC एंड डी नंबर F = RC/2 पाई √C। तो ऐसे क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है भाई, सोच समझ के टिक लगाना, क्योंकि बहुत कम आपको पता होगा। तो राइट ऑप्शन कितना है हमारा 6, यानी कि सी नंबर है, F = √6/2 पाई RC। ठीक है। अच्छा, बर्गहाउजेन कसौटी है, तो लाइन पे ध्यान देना बेटे, बर्गहाउजेन कसौटी। देखो जहां मैंने ये बी का यूज़ करा ना, आप बीटा बोल सकते हो उसको, अल्फा बीटा भी होता है ये। ठीक है, बी की जगह आप बीटा लगा सकते हो। ठीक है, वैसे बहुत सारी बुकों में बी लिखा हुआ आता है, बहुत सारी बुकों में बीटा लिखा हुआ आता है ये। तो 1 - BA, ठीक है, यानी कि 1 - बीटा ए बड़ा है 0, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पर क्या है, यानी कि 1 - के बी ए, जब इधर लेके जाओगे तो प्लस में पहुंच जाएगा। ठीक है, डी ए ये, तो इसका नंबर जो बी नंबर है ना वही है वाला। तो यानी कि बीटा ए = कितना होता है हमारा, 1 होता है। यही हमारी क्या होती है, बर्गहाउजेन कसौटी होती है, यानी कि 1 - बीटा = 0। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, 1 - बीटा ए = 0 या 1 - के बी = 0। ओके सर, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बीन सेतु दोलित्र की आवृत्ति दी जाती है 1/2 पाई √RC, बी नंबर F = 1/2 पाई RC एंड F = RC/2 पाई एंड डी नंबर है F = 1/√2 पाई RC। जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ, एक बार सोचो समझो, सोच समझ के आंसर बताओ कि यार बीन सेतु ऑस्किलेटर, अगर बीन सेतु ऑस्किलेटर आपने पढ़ रखा है तो सिंपल सी बात है, उसकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद होगा। और अगर बीन सेतु आपने नहीं पढ़ रखा तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कभी भी आप याद नहीं कर सकते, और आगा पेपर में तुक्का मार के आओगे, अगर पता होगा सही सही लिखे होगे। जल्दी बताओ कौन सा राइट ऑप्शन हमारा बी नंबर है। ठीक है, तो बीन सेतु दोलित्र की आवृत्ति दी जाती है F = 1/2 पाई RC। अच्छा, हार्टले दोलित्र से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये तुम देख रहे हो ना, हार्टले ऑस्किलेटर,
हार्टले ऑस्किलेटर और कोलपिट ऑस्किलेटर दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है, इतना सा अंतर, बाकी दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। हार्टले ऑस्किलेटर और कोलपिट ऑस्किलेटर सबकी रचना, सिद्धांत सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा डायग्राम में हल्का सा अंतर आता है, ठीक है। हार्टले दोलित्र में दोलनों की आवृत्ति दी जाती है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। F = 1/, देखो एक फॉर्मूला तो आपको याद है आवृत्ति का, 2π√LC, यही तो होता है, बस इतना पता होना चाहिए। L की जगह ना इसमें ये आ जाता है L1 + L2 + 2m, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। आगे हमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना बड़ा देखो फॉर्मूला है, 1/√2π, इनके 1/2π√L1 + L2 + 2m और इंटू C। चलिए आगे देखते हैं, बाकी इन दोनों ऑप्शन को भी मत देखो। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कोलपिट दोलित्र में प्रयुक्त करते हैं। देखो आ गया कोलपिट दोलित्र, कोलपिट ऑस्किलेटर में प्रयुक्त किया जाता है। प्रेरक क्रिया, पुनर्विन्यास, टैप की गई कुंडली, टैप किया गया संधारित्र, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा टैप किया गया संधारित्र, ठीक है, टैप किया गया संधारित्र इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। तो ये बड़े सिंपल, बड़े इजी क्वेश्चन है जिनको आप आसानी से अपने दिमाग में फिट कर सकते हो, पेपर में टिक लगा के आ सकते हो। बस 25 क्वेश्चन यही आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं और इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसने वाले हैं, ठीक है, इस यूनिट के। ओके 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 सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी यंत्र द्वारा डीसी पावर को एसी पावर में बदला जाता है। अच्छा, आपने पढ़ा कि यार मुझे एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक उपकरण होता है जिसको आप बोलते हो दृष्टिकारी। लेकिन अगर डीसी को एसी में बदलने की जरूरत पड़ी, डीसी को एसी में बदलने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए आता है हमारा ऑस्किलेटर। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। किसी यंत्र द्वारा डीसी पावर को एसी पावर में, ठीक है, बदला जाता है किसके द्वारा? ऑस्किलेटर द्वारा। एम्पलीफायर के द्वारा नहीं, एम्पलीफायर द्वारा तो भैया हम निवेशी, वीक निवेशी सिग्नल को स्ट्रॉन्ग निवेशी, स्ट्रॉन्ग आउटपुट सिग्नल में चेंज करते हैं, ये तो पता ही है आपको। ये काम किसका है? ऑस्किलेटर का। किसी यंत्र द्वारा डीसी पावर को एसी पावर में बदला जाता है, यानी कि आप किस कर सकते हो, किस यंत्र द्वारा डीसी पावर को एसी पावर में बदला जाता है, तो वो है बी नंबर, ऑस्किलेटर द्वारा। ओके सर। अच्छा, किसी ऑस्किलेटर के स्थिरत्व मतलब स्टेबिलिटी हेतु वर्कहाउसेन सिद्धांत होता है। तो मैंने क्या बताया हमेशा, ये तो आगा पेपर में जितने भी मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लगाए हैं वो ध्यान देना, वो पेपर में सबके सब फंसेंगे, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन जरूर लिए हैं, लेकिन जिन पे मैंने मोस्ट लगाया है वो पेपर में फंसेंगे, इसीलिए इस लेक्चर को छोड़ना मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो किसी दोलित्र के स्थिरत्व हेतु बर्कहाउसेन सिद्धांत होता है अल्फा, यानी कि ए बीटा = 1 होता है। ए बीटा = कितना होता है बेटा? 1 होता है। अच्छा ठीक है। हार्टले दोलित्र में टैपिंग की जाती है। हार्टले दोलित्र में टैपिंग की जाती है, प्रतिरोध में, कुंडली में, संधारित्र में कोई नहीं। अरे यार ये तो बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन आ गया। हार्टले दोलित्र में टैपिंग की जाती है, जल्दी बताओ बेटे। हार्टले दोलित्र में टैपिंग की जाती है, किस चीज़ की टैपिंग की जाती है? दिमाग लगाओ। हार्टले दोलित्र में टैपिंग की जाती है किस चीज़ की? तो बी नंबर इज द राइट ऑप्शन, कुंडली में, ठीक है। हार्टले दोलित्र में टैपिंग की जाती है काय में? कुंडली में, ठीक है, हो गया होगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और रहा हमारा 26 में। 25 क्वेश्चन में से पूरे हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने फालतू लिख दिया, जगह बच रही थी तो मैंने लिख दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं है, ये भी पढ़ लेते हैं, क्या पता ये पेपर में फंस जा। हार्टले दोलित्र के स्थायी दोलनों के लिए प्रतिबंध है, जल्दी बताओ बेटे। हार्टले दोलित्रों के लिए स्थायी, यानी कि हार्टले दोलित्र के स्थायी दोलने के लिए प्रतिबंध है। अगर HFE = L1 + M है, बी नंबर है HFE = L2 + M है, सी नंबर है HFE = L1 + M है अपॉन L2 + M है, डी नंबर है HFE = L1 + L2 + 2M। अब आपको लग रहा होगा डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, है ना, क्योंकि डी नंबर यहाँ पे भी आ चुका है, L1 + L2 + 2M। तो आपका भी यही मानना होगा सर राइट ऑप्शन ये वाला, पर होता कौन सा? सी नंबर, ठीक है। जो आप सोचते हो वो होता नहीं है, सी नंबर होता है। HFE = L1 + M अपॉन L2 + के M, ठीक है। तो यहां तक हमारे 26 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन फालतू हो गया। बाकी आप अपने मॉडल से क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके मॉडल के फंसने वाले हैं। फिलहाल तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले हैं और ये इनमें से पेपर में फंसेगा आपका, इसको भी पढ़ना, अपना मॉडल भी पढ़ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।